फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9 फरवरी 2022 के। तो आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 9 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पे है, विच पार्क इज डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब OECM साइट जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। देखो बहुत से बच्चे जो है वो इस OECM वर्ड को पहली बार सुन रहे होंगे, इवन मैक्सिमम बच्चे इसको पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये कभी इंडिया में यूज नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया की पहली ऐसी साइट है जिसको इस साइट का टाइटल जो है वो दिया गया है, मतलब OECM टाइटल दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि OECM क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये कौन सा पार्क है जिसको ये टैग मिला है, ये है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सी जगह पे स्थित है आपको पूछा जा सकता है, गुरुग्राम में स्थित है, मतलब कौन सी स्टेट में? हरियाणा के अंदर। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है और क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, वो इंडिया का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर के तौर पे जो है पहली साइट होगी, और ये डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे के दौरान। और वर्ल्ड वेटलैंड डे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। तो ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जो गुरुग्राम में स्थित है, उसको OECM साइट टैग जो है वो मिल चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि OECM टैग होता क्या है? ये वो टैग है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN देता है। उन एरियाज को ये दिया जाता है जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत ही अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, जिसको बचाना बहुत जरूरी है, जिसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है तो खतरा है कि वो बायोडायवर्सिटी वहां पे खत्म हो सकती है। इसलिए इसको डिक्लेयर किया जाता है OECM टैग के तौर पे। और याद रखना है आपने कि ये प्रपोजल जो डिक्लेयर किया गया है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को, वो OECM साइट डिक्लेयर करने का जो प्रपोजल है वो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से IUCN को पहले ही भेजा जा चुका था, और वो दिसंबर 2020 में जब भेजा गया उसके बाद अब जाके अप्रूवल जो है उसको मिला है।
और अब इस साइट को डेवलप करने के लिए, इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है गुरुग्राम का, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, वो है हीरो मोटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ताकि उसकी रिस्टोरेशन हो सके इकोलॉजिकल बेसिस पे, उसको कंजर्वेशन के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए जाएं और अलावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए ये 2031 तक जो है वो ये कर दिया गया है। मतलब ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है 2031 तक कौन संभालेगा? हीरो मोटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड संभालेगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको भी OECM टैग मिलता है, मतलब इस टैग के अंदर ना तो कोई लीगल कोई बाइंडिंग्स होती हैं, ना ही कोई फाइनेंशियल कोई बाइंडिंग होती है, ना ही इसको मैनेज करने का कोई इम्प्लीकेशंस होता है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें इतना पैसा खर्च करना आपने, इसको इस तरह से मैनेज करना है, या इसमें कुछ ऐसी लीगल कोई दिक्कत है। बट ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे जाना जाएगा, और हॉटस्पॉट उन्हीं एरियाज को मैप के अंदर शो किया जाता है जिनको हमने बचा के रखना जरूरी है, जिसको कंजर्व करना जरूरी है। और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो 390 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आप कह सकते हो अलग अलग तरह की वेजिटेशन, 300 अलग अलग तरह के प्लांट्स और 1 लाख के आसपास पेड़ जो हैं, 43,000 जो है वो श्रब्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और कई स्पीशीज, कई प्रजातियां जो है वो आपको बर्ड्स की यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये ऐसे नहीं कि इस पार्क को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना आज से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये अरावली जो पार्क है ये पहले एक बहुत ही पुरानी माइनिंग साइट हुआ करती थी। फिर इसको डेवलप करना धीरे धीरे करके एज ए फॉरेस्ट की तरह जो है वो स्टार्ट किया गया 2010 के अंदर। फिर धीरे धीरे करके जो है वो एक संस्था आ गया जिसका नाम था IM गुड़गांव, क्योंकि गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव। तो IM गुड़गांव संस्था ने जो है वो अरावली को सेव करना स्टार्ट किया और इसको पब्लिक स्पेस के तौर पे डेवलप करना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो, लेकिन अरावली वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरावली जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसको ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है दिल्ली का, खास करके दिल्ली एरिया का, दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन का, इसको जो है वो ग्रीन लंग्स कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है। और साथ ही ये क्रूशियल वाटर रिचार्ज जोन भी है, क्योंकि अगर आप 2018 का एक डाटा देखो तो वो डाटा दिया गया है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन की तरफ से दिया गया। इसने बताया कि जो ये हमारे पास अरावली पार्क है, स्पेशली ये अरावली वाला जो एरिया है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क वाला, तो ये ऑलमोस्ट 7.07% ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली NCR एरिया को सप्लाई करता है, इसलिए इसको लंग्स ऑफ दिल्ली जो है वो कहा जाता है। तो इसलिए ये साइट जो है वो बहुत खास है। लेकिन ये साइट कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। और आपको पता है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, जो कि पहले कहाँ के गवर्नर थे? हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क्स मिलेंगे, एक तो कालेसर नेशनल पार्क मिलेगा, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा। तो OECM टैग क्या होता है, किसको मिला है, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who has been selected for the 18th लेट माधवराव लिमाय अवार्ड? तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि माधवराव लिमाय अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है, और एक ये इस बार जो है वो किसको मिला है। तो ये दोस्तों मिला है नितिन गडकरी जी को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। आपको पता है कि नितिन गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं, और आप कह सकते हो कि ये नासिक से ही बिलोंग करते हैं, और ये अवार्ड भी जो है वो नासिक पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ से दिया जाता है। तो नासिक से बिलोंग करने वाले नितिन गडकरी जी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, और ये कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैटेगरी में दिया गया है, जिसको कहते हैं कार्यक्रम खासदार। याद रखना है, कार्यक्रम खासदार। और ये 2020-21 के साल के लिए मिला है। और लेट माधवराव लिमाय जो कि एक बहुत ही फेमस सीनियर जर्नलिस्ट थे, सोशल लीडर थे, आप कह सकते हो राइटर थे, एजुकेशनलिस्ट थे, और एक्टिविस्ट थे नासिक एरिया से, महाराष्ट्र से। तो नासिक पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो उन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसको सार्वजनिक वाचनालय भी कहा जाता है। तो नितिन गडकरी जी को ये अवार्ड दिया जाएगा, लेट माधवराव लिमाय अवार्ड, और इसकी सेरेमनी 10 फरवरी को की जाएगी। और ये अवार्ड जो है वो आप कह सकते हो नासिक पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ से हर साल दिया जाता है। ये एक मेंबर जो है वो विधानसभा से, मतलब MLA, और एक मेंबर लोकसभा से, विधान परिषद से और राज्यसभा से चुनते हैं एफिशिएंट MLA या एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवार्ड के तौर पे। तो अपने याद रखना है, नितिन गडकरी जी को चुना गया है एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे। और इस अवार्ड के अंदर 50,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाती है, और साथ में एक मोमेंटो भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप स्लाइड से याद कर लें, लेकिन जो बाकी ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप शिंजो आबे जी का नाम देख रहे हो, फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है नेताजी अवार्ड, नेताजी अवार्ड 2022 का। और ये एक रिसर्च ब्यूरो है जिसका नाम है नेताजी रिसर्च ब्यूरो, उसकी तरफ से दिया गया है। प्राजक्ता कोहली जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर और एक्टर हैं, इनको रिसेंटली जो है वो बनाया गया है यूथ क्लाइमेट चैंपियन, यूथ क्लाइमेट चैंपियन। और ये किसकी तरफ से बनाया गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से बनाया गया। और इसमें खास बात क्या है, इंडिया से पहली बार किसी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से कोई यूथ चैंपियन जो है वो बनाया गया है। तो याद रखना है ये प्राजक्ता कोहली हैं। रतन टाटा, तो रतन टाटा को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है असम गवर्नमेंट की तरफ से और इस अवार्ड का नाम है असम वैभव, याद रखना है असम वैभव। और ये असम गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये सारे के सारे अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, किसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? तो नाम से पता लग रहा है ये बुक जो है वो किसकी बायोग्राफी होगी? ये टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट और गोल्डन बॉय हम कह सकते हैं नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी है। और ये बहुत ही फेमस एक जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नवदीप सिंह गिल जी, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाबी में लिखा हुआ है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भारत का पहला ओलंपिक चैंपियन एथलीट, मतलब इंडिया के पहले जो ओलंपिक चैंपियन एथलीट हैं वो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हैं। तो उसके बारे में इस बुक के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बुक के अंदर टोटल 72 पेजेस हैं जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री या जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए नीरज चोपड़ा ने वो सारी की सारी बताई हुई हैं बचपन से लेके टोक्यो ओलंपिक्स तक। तो आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था जैवलिन थ्रो के अंदर और 2020 की टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान के अंदर हुई हैं। और नीरज चोपड़ा ऐसे पहले फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और वैसे ये दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने जो है वो इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि पहले अभिनव बिंद्रा थे। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इस बुक के अंदर स्पेशली ये डिस्क्राइब किया गया है कि नीरज चोपड़ा की टेक्निक्स क्या रही हैं जेवलिन थ्रो के टाइम पीरियड पे, और उन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं और क्या क्या चीजें जो हैं वो उन्होंने की हैं अब तक। पूरा का पूरा शो किया गया है एक अलग अलग कलर्ड पिक्चर्स के थ्रू, इसमें दर्शाया गया है। तो ये 7th बुक है एक तरह से नवदीप गिल की, लेकिन ये 6th ऐसी बुक है जो उन्होंने किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के बारे में लिखी है। जैसे कि कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन्होंने एक बुक लिखी थी एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये बुक जो है वो इन्होंने स्पेशली लिखी थी सानिया मिर्जा के ऊपर, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट फास्टर देन लाइटिंग, फास्टर देन लाइटनिंग। और अगर आप देखोगे ये बुक जो है वो तेज दौड़ने के ऊपर है, तो ये उसेन बोल्ट के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट बीनीथ द सरफेस, बीनीथ द सरफेस, तो ये बुक स्विमिंग के ऊपर है और ये बहुत ही फेमस प्लेयर माइकल फेलिप्स के ऊपर है। माइकल फेलिप्स बहुत ही फेमस जो है वो स्विमर हैं। और एक बुक लिखी इन्होंने ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री, तो शॉर्ट मतलब यहां से पता लग रहा है ये बुक जो है वो अभिनव बिंद्रा के बारे में है। तो बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि एक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इसलिए इन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम पर्सनैलिटीज को कवर किया है। तो ये सारी की सारी आपने याद रखनी है और साथ ही साथ आपने जो बाकी नाम आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी याद रखने हैं। तो इसमें पहला नाम जो आप देख रहे हो वो किसका है? राहुल रावेल का। तो राहुल रावेल जो हैं इन्होंने एक बुक लिखी राज कपूर के ऊपर। राज कपूर, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा कपूर फैमिली से, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर डायरेक्टर जो है वो रह चुके हैं। और इसका पूरा नाम है राज कपूर एट मास्टर एट वर्क। नेक्स्ट है गौतम चिंतामणि, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द मिड वे बैटल, मिड वे बैटल। ये किसी लड़ाई के बारे में नहीं है, ये है मोदी जी का सेकंड टर्म जो चल रहा है 2019 से, उसके बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने काम किए हैं। नेक्स्ट नरोत्तम सेकसरिया जी, इन्होंने बुक लिखी है द अंबुजा स्टोरी, द अंबुजा स्टोरी। अंबुजा कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से ये ग्रुप जो है एक बंदे ने स्टार्ट किया, एक ऑर्डिनरी पर्सन था, और किस तरह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी जो है वो बन गई। तो अंबुजा स्टोरी। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी जो है इंडिया से थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बन चुका है ग्लोबल लेवल पे? ग्लोबल लेवल पे उसका रैंक तीसरा है स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड की कैटेगरी में, क्योंकि बहुत सी कैटेगरीज हैं इसके अंदर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की कैटेगरी में ये है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहां से क्लियर है कि आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, बट ये वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इक्विटी जो है वो प्रोवाइड करती है, 82% रेट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड करती है। ये क्राइजिल की एक रिपोर्ट जो है वो बताती है। साथ ही साथ इसमें कई तरह की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जिसमें ये एक रिपोर्ट है जो कि नाम है ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट।
जो कि एक लंदन बेस्ड ब्रांड फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से दी गई, और उन्होंने बताया कि इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ब्रांड जो है वो कौन सा है, LIC है, और इसकी टोटल वैल्यूएशन जो है वो ऑलमोस्ट $8.6 बिलियन है। और आप ये भी कह सकते हो कि इसके साथ ही ये तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है पूरे ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे पोस्ट इटालियन ने है इटली का, दूसरे नंबर पे है मैफ्रे ऑफ स्पेन, ये दोनों सबसे बड़े जो है वो इंश्योरेंस ब्रांड्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और तीसरा हमारा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और आपको पता है कि LIC जो है वो अलग अलग लेवल्स पे जो है वो आंका गया है, लाइक रिटर्न ऑफ इक्विटी के मामले में देखोगे तो LIC पहले नंबर पे, हाईएस्ट रिटर्न जो है LIC देता है 82%। और रेट ऑफ इक्विटी का यहाँ पे मतलब है कि कॉर्पोरेशन की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और कितना प्रॉफिट जो है वो ये पूरी की पूरी कॉर्पोरेशन जनरेट करती है, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी। 82% जो है ये इतना ज्यादा जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता ही है कि रिसेंटली प्लान कर रही है कि $12 बिलियन जो हैं वो हम रेस कर सकें, किसके थ्रू, IPO हमने रिलीज करना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, क्योंकि अभी 100% हिस्सा सरकार का है, तो सरकार इसमें से कुछ हिस्सा निकालेगी IPO के थ्रू, और उससे $12 बिलियन जो है वो इकट्ठा करने की योजना है। और ये मार्च 2022 में रिलीज करने की पूरी योजना जो है वो तैयार हो चुकी है। इसलिए इसके जो चेयरमैन हैं MR कुमार, उनका टाइम पीरियड भी पहले तो 9 महीने बढ़ाया गया था, लेकिन अब जो है वो उसका टाइम पीरियड 1 साल जो है वो बढ़ा दिया गया है। और ये सबसे बड़ा IPO होगा, ये माना जा रहा है पूरे इंडिया का, क्योंकि LIC के अंदर मेजॉरिटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है, तो वो अब भी गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा जो है वो सेल किया जाएगा। सबसे पहले 25% किया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके 49% जो है वो किया जाएगा। इससे पहले अभी तक का जो सबसे बड़ा IPO रिलीज हुआ है वो एक तो पेटीएम ने किया था, 197, उनकी जो पेरेंट कम्युनिकेशन कंपनी है, उन्होंने 18,000 करोड़ के आसपास जो है वो इकट्ठे किए थे। ऐसे कोल इंडिया है, उसने 15,000 करोड़ के आसपास जो है वो इकट्ठे किए थे 2010 के आसपास, लेकिन ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसमें $12 बिलियन जो है वो रेस करने की योजना बनाई गई है। तो सारी चीजें आपने याद रखनी है, खास तौर से इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी में LIC को अलग अलग तरह से आंका गया है। जैसे अगर आप देखोगे LIC को अगर टोटल एसेट्स के बेसिस पे देखोगे कि कितने के एसेट्स हैं टोटल, तो 10वें नंबर पे आता है LIC ग्लोबल लेवल पे, 10th नंबर पे LIC ग्लोबल लेवल पे आता है। लेकिन अगर आप देखोगे प्रीमियम के मामले में कि कितना प्रीमियम जो है वो लेता है, तो उसके हिसाब से ये 5th नंबर पे आता है। तो इस तरह से अलग अलग रैंकिंग में आंका गया है, लेकिन आपने याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है, तीसरे नंबर का। और LIC के बारे में सारी चीजें आपको पता ही है। MR कुमार जो है वो इसके चेयरमैन हैं, जिनका टाइम पीरियड 1 साल रिसेंटली बढ़ाया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो इसके 4 हैं, एक तो राजकुमार जी हैं, एक सिद्धार्थ मोहंती हैं, एक IP मिनी हैं, और एक BC पटनायक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है पराय शिक्षालय एंड ओपन एयर क्लासरूम। और पराय शिक्षालय का दोस्तों मतलब क्या है, नेबरहुड स्कूल्स। याद रखना है क्या है इसका मतलब, नेबरहुड स्कूल्स, साथ में स्कूल बने हुए, ओपन स्कूल्स बने होंगे, इसको नाम दिया गया पराया शिक्षालय। और ये दोस्तों स्टार्ट किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने, तो आंसर क्या होगा इसका, C होगा। तो आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्राय शिक्षालय जो है वो स्टार्ट किया है, और किस तरह से बच्चे देखो बैठे हुए हैं, ये ओपन स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है, तो इसको ओपन स्कूल के नाम से जाना जाएगा, ओपन एयर स्कूल्स होंगे ये। और ओपन एयर स्कूल जो है ये क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के बच्चों के लिए जो है वो बनाए जाएंगे अलग अलग जगह पे। और आप कह सकते हो जिस तरह से फिजिकल क्लासेस जो है वो स्टार्ट करनी है, पेरेंट्स की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्कूल्स को दोबारा से ओपन कर रहे हैं, और साथ ही नेबरहुड क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, तो वो यहाँ पे ओपन क्लासरूम जो बनाए जाएंगे वहाँ पे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये क्लासरूम जो है वो किसी ओपन ग्राउंड में लगाए जाएंगे। तो इसके लिए जो है लोकल काउंसलर्स जो हैं, लाइक म्युनिसिपल काउंसलर्स जो होंगे या MLA होंगे, उनकी मदद से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, लाइक उनकी मदद से पार्क या ग्राउंड्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो लिया जाएगा, जिसमें क्लासेस को दिया जा सकता है और ओपन स्कूल चलाए जा सकते हैं। और इसके लिए पैरा टीचर्स और प्राइमरी स्कूल टीचर जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहेंगे, ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से लेकर 5 तक जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो स्टूडेंट्स को बैचेस में बुलाया जाएगा, उनको मिड डे मील भी दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट जो है वो नेबरहुड क्लासेस के लिए आ सके, वहां पे आके अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप कहोगे, ये स्टार्ट किया गया है वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से।
और इससे क्या होगा, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे कोविड के दौरान, तो वो भी दोबारा जो है अगर स्कूल में नहीं जाएंगे, कम से कम इस ओपन स्कूलिंग में जाएंगे, जिसके कारण जब उनको फायदा जरूर होगा। तो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, और गवर्नर जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व। यहाँ पे एक आपको मिलेगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगालीला नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी टीम ने जो है वो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन एशियन कप 2022 जो है वो जीता है, फुटबॉल का वुमेन एशिया कप जो है वो जीता है, और कौन सी टीम को हराया है? तो दो क्वेश्चन हो गए, किसने जीता है, किसको हराया है? तो चाइना जीता है इसके अंदर, और हराया किसको है? साउथ कोरिया को। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया, मतलब कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? तो ये है दोस्तों इंडिया। और अगर आपको एग्जैक्ट स्टेट पूछ ली जाए तो महाराष्ट्र। आपको एग्जैक्ट स्थान भी पूछा जा सकता है, मुंबई के अंदर। और फाइनल मैच जो खेला गया है वो भी DY पाटिल स्टेडियम के अंदर खेला गया है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का वुमेन एशिया कप जो है वो चाइना ने जीता है, कोरिया को हराया 3-2 से। और ये बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो उन्होंने जीता है, क्योंकि इन्होंने 9th टाइम ये टाइटल जो है वो जीता है, 9th टाइम। तो 9th टाइटल है ये चाइना का। और ये टूर्नामेंट जो है वो 20th एडिशन है, ये बात आप याद रखोगे, 20th एडिशन है एशिया कप का। और इसको इंडिया महाराष्ट्र में होस्ट किया गया। और इसमें एक बात और याद रखोगे, इससे पहले इंडिया जो है वो 1979 में इसको होस्ट कर चुका है। तो एक बार इंडिया ऑलरेडी होस्ट कर चुका है। और चाइना मोस्ट सक्सेसफुल टीम है पूरे इवेंट्स के अंदर, क्योंकि जब से ये खेलना स्टार्ट किया गया है तब से लेके चाइना 9 बार इसको जीत चुका है। इसका मतलब अगर चाइना इस टाइटल को जीत चुका है तो चाइना अब क्वालिफाई कर चुका है 2023 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वुमेन फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप होना है जो वुमेन का, तो वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए चाइना ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। तो ये बात भी आप याद रखोगे। तो बहुत सी चीजें जो है इस क्वेश्चन में याद रखने वाली हैं। साथ ही साथ आपने इस AFC वुमेन एशियन कप के बारे में याद रख लेना है कि ये 4 साल के अंदर जो है वो एक बार खेला जाता है। पहले ये 2 साल के बाद खेला जाता था, फिर इसको 3 साल बाद किया गया, फिर अब इसको 4 साल के बाद जो है वो किया जा रहा है। मतलब 2014 से ये 4 साल के बाद ही प्ले किया जाता है। और सबसे पहली बार 1975 में जो है वो खेला गया था, और उसमें कौन सी टीम जीती थी? फर्स्ट टाइम जो है वो न्यूजीलैंड टीम इसमें जीती थी। तो इसको याद रखोगे। और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के बारे में याद रखो, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? कोलालमपुर मलेशिया के अंदर। तो बहुत सी चीजें हो चुकी हैं इसमें याद रखने वाली। लेकिन जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो 4 तरह के अलग अलग अवार्ड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेयर प्ले अवार्ड जो है वो कौन सी टीम को दिया गया? साउथ कोरिया को मिला। लेकिन बाकी जो आप 3 देख रहे हो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैंग शैन शैन, ये चाइना से बिलोंग करती हैं। बेस्ट गोलकीपर जो है वो जू हू को दिया गया, ये भी चाइना से बिलोंग करती हैं। और टॉप गोल स्कोरर 2022 का अवार्ड जो है वो सैम केयर को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इनको एक बार पढ़ जरूर ले, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो आपने खास तौर से याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस सेंटर का आपने नाम बताना है जो कि स्टैब्लिश किया गया एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी बताना है जो कि इंडिया में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस सेंटर का नाम है दोस्तों एक्वा मैप, एक्वा मैप। और कौन बनाएगा इसको? IIT मद्रास बनाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं IIT मद्रास ने स्टैब्लिश किया एक्वा मैप को, ताकि पानी की प्रॉब्लम खत्म की जा सके। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि किस तरह से खत्म करेंगे। तो जो एक्वा मैप है वो कुछ चीजें डिजाइन करेगा, कई मॉडल्स तैयार करेगा, ताकि हम कई लोकेशंस पे इन मॉडल्स को पूरी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। वो 3 क्रॉनिक वाटर इश्यूज के ऊपर काम करेगा, और उसके बाद जो है इन 3 वाटर इश्यूज के लिए वो 6 अलग अलग इनोवेशन विलेजेस बनाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा वाटर इनोवेशन विलेजेस या वाटर इनोवेशन टाउन्स। तो जब 6 जगह पे इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि इस तरह से पानी की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, तो फिर इसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा और पूरे इंडिया में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया जाएगा। इसका मतलब है पानी की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना है, वाटर प्रॉब्लम को खत्म करना है, और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो काम करना है कि किस तरह से हम इसको लंबे समय तक जो है वो पानी को यूज कर सकते हैं। और इसीलिए वो अलग अलग जगह पे वाटर इनोवेशन विलेजेस बनाएगा, जहां पे पानी को बचाने के लिए अलग अलग नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी की मदद से की जाएंगी। फिर अगर ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, ये 6 वाटर इनोवेशन विलेज जो बनाए जाएंगे, तो उसके बेसिस पे फिर देखा जाएगा कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन IIT मद्रास जो है वो इनोवेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि रिसेंटली जो एक रैंकिंग होती है जिसको कहते हैं ARIIA, अटल रैंकिंग, अटल रैंकिंग याद रखना है इसको, ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट।
तो इस रैंकिंग के अंदर आईआईटी मद्रास जो है वो पहले नंबर पे आया है, जो कि नीति आयोग की तरफ से जारी की गई थी, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ये जो है वो पहले नंबर पे आया, मतलब तीसरी बार लगातार पहले नंबर पे आया है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मनसुख मंडाविया जी ने मिशन फॉर चिल्ड्रन जो है वो एक लॉन्च किया है, मिशन फॉर चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन। इस मिशन का आपने नाम बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस मिशन का नाम है इंद्रधनुष 4.0। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको काफी चीजें जो मैं बताने वाला हूं डिटेल में, तो इसको ध्यान से सुनना है। तो ये जो इंद्रधनुष 4.0 है, इसका मतलब ये चौथा वर्जन है इसका, और इसका पूरा नाम है IMI, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी ने उसको लॉन्च किया है। अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करनी है, वैक्सीनेशन जो है वो हर बच्चे, हर प्रेग्नेंट वुमेन तक जो है वो पहुंचानी है। जिनको नहीं पहुंची उन तक भी हमने इसको पहुंचाना है। तो अब देख सकते हो ये 4.0 जो है वो 416 मतलब 416 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिलों को कवर करेगा। 33 स्टेट्स में, 33 स्टेट्स में कवर किया जाएगा। और इसका मेन फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा उन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाए जहां पे वैक्सीनेशन बहुत ही कम है, जहां पे बच्चों का टीकाकरण जो है बहुत ही कम है। और इस मिशन को 2 फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। मतलब पहले फेज में जो है वो कुछ स्टेट्स को कवर किया जाएगा फरवरी से लेके अप्रैल तक, फिर अप्रैल से लेके मतलब मई से लेके या अप्रैल से लेके मई तक जो है वो दूसरे फेज में कवर किया जाएगा, और सबका टीकाकरण जो है वो किया जाएगा। और इसमें 12 अलग अलग तरह का जो वैक्सीन जो हैं वो दी जाएंगी बच्चों को, ताकि हर तरह की बीमारी से दूर जो है वो रहा जा सके। और साथ में जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने ये क्लियर किया है कि इससे वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो इंडिया का बढ़ेगा। और साथ में ये भी कहा है कि इंडिया लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चला रहा है, जिसमें टीकाकरण किया जाता है। मतलब 30 मिलियन प्रेग्नेंट औरतों को टीकाकरण किया जाता है, और 26 मिलियन बच्चों को जो है वो हर साल टीकाकरण किया जाता है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो है वो टीकाकरण प्रोग्राम है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो टीकाकरण की शुरुआत बेसिकली की गई थी वो 1978 में की गई थी, और उस प्रोग्राम का नाम क्या था? EPI। उसका नाम था एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से स्टार्ट किया गया था। और फिर इसका 1985 में नाम बदल के रख दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP रख दिया गया। और इसका टारगेट था कि 1989 से 1990 तक हमने सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इम्यूनाइजेशन कंप्लीट कर देनी है, और सबका टीकाकरण जो है वो कर देना है। किसी भी तरह की बीमारियां जो टीकाकरण से खत्म हो सकती हैं उसको हमने खत्म कर देना है। तो टीकाकरण का फायदा, इम्यूनाइजेशन का यही फायदा है कि हम जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू जो है वो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही घातक हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, तो उससे बचा जा सकता है। तो मोदी जी ने फिर इसको मिशन इंद्रधनुष के नाम से जो है वो स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया दिसंबर 2014 में, ताकि प्रेग्नेंट वुमेन को इसमें कवर किया जा सके और सारे बच्चों को इसके अंदर कवर किया जा सके। खास करके टारगेट था कि 2 साल के जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कवर किया जा सके। फिर इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके IMI करके, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष करके 2017 में जो है वो इसको दोबारा से लॉन्च किया गया, ताकि जो बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें रह चुकी हैं उनको कवर किया जा सके। फिर IMI 2.0 लॉन्च किया गया 1 साल के बाद, 2019 में इसको लॉन्च किया गया। 2020 तक का इसका लक्ष्य था, 1 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया 2.0, और इसका था कि फिर से जिन तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाई जा सके। फिर 3.0 लॉन्च किया गया, 3.0 फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था 2022 तक, और इसका फिर से मकसद वही था कि जो रूटीन लाइक वैक्सीनेशन है वो मिस कर चुके हैं तो उनके साथ जो है वैक्सीनेशन लगाई जा सके, खास करके कोविड-19 की भी इसमें इंक्लूड कर दी गई। और IMI अब 4.0 जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो आपको पता लग ही चुका है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन में आप सीख चुके हो। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ के मनसुख मंडाविया जी ने इसको लॉन्च किया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि क्लाइमेट चेंज एक्शंस को इंप्लीमेंट किया जा सके, क्लाइमेट को सुधारा जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि किस तरह से हम क्लाइमेट को ठीक कर सकते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, ताकि महाराष्ट्र का जो एक माझी वसुंधरा एक कैंपेन है उसको आगे बढ़ाया जा सके और उसको सपोर्ट किया जा सके। माझी वसुंधरा का बेसिकली मतलब होता है माई अर्थ, माई अर्थ, मेरी पृथ्वी। तो अगर इस इनिशिएटिव के अंदर जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम काम करता है तो उसको सपोर्ट भी मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, साथ में उसको अलग अलग तरह के रिसोर्सेज भी महाराष्ट्र स्टेट को मिलेंगे। और इस माई अर्थ कैंपेन का मेन मकसद यही था कि हमने जो भी सिटीजन है महाराष्ट्र के, जो भी लोग वहां पे रहते हैं, तो उनको हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, ताकि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमने लड़ना है,
किस तरह से हमने उसको अडेप्ट करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना है, क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं और लोग क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए, सारी चीजें लोगों को बतानी है। तो इसका मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है कि हमने लंबे समय तक एनर्जी और एनर्जी जो भी हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे उस एनर्जी को यूज करना है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है वो जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए एनर्जी को बचा के रख सकें और इस तरह से यूज करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके। तो इस एग्रीमेंट के अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलके जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी एक टारगेट है कि हमने कार्बन न्यूट्रल बन जाना है 2070 तक। अब 2070 तक इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कहता है कि जो COP26 है उसमें इंडिया ने निर्णय लिया कि हमने जो है वो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाना है, मतलब जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना कार्बन जो है वो हम खत्म भी कर देंगे, तो इसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी हम काफी एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, तो अगर इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट टाई अप कर रही है तो हम इन टारगेट्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हमेशा कहता है कि लोगों की मदद से ही हम जो है लोगों को एजुकेट करके ही, यूथ को मोबिलाइज करके ही लाइक प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। हम जो है जो हमारे ओशंस हैं, समुंदर हैं बड़े बड़े, उसमें से प्लास्टिक को खत्म करके हम जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो अलग अलग तरह के पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मेन लक्ष्य। और एक रीसेंट रिलेटेड न्यूज आपने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में याद रखनी है कि नवंबर 2021 में यूनाइटेड नेशन ने एक बंदे को अपॉइंट किया था जिनका नाम था शॉम्बी शाप। शॉम्बी शाप किस पोजीशन पर अपॉइंट किया था? ये यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया में। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से अपॉइंटमेंट की गई थी, याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में एक बात और याद रखो, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी कीनिया के अंदर है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो आयंगर एंडरसन है और इसकी शुरुआत जो है वो 1972 में की गई थी। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बेसिस पे इसको स्टार्ट किया गया था। और महाराष्ट्र के बारे में याद रखें, चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर जो है वो भगत सिंह किशोरी हैं, भगत सिंह किशोरी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन नेशनल पार्क्स याद रखोगे, यहाँ पे आपको तदोबा नेशनल पार्क मिलेगा, यहीं पे आपको चंदोली नेशनल पार्क मिलेगा, चंदोली नेशनल पार्क, यहीं पे आपको गुगामल नेशनल पार्क मिलेगा, गुगामल, नवेगांव नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। पहले ये स्कीम जो है वो 2021-22 में खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसका टाइम पीरियड जो है 5 साल और बढ़ा दिया है। मतलब अब ये मार्च 2026 तक चलेगी, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक ये चलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री की। इसमें टोटल 4600 करोड़ रुपीस जो है वो अब दिए जाएंगे ताकि इस स्कीम के अंदर और जो है वो लाभ उठा सके। इसका मेन मकसद क्या है कि जो मेरीन यूनिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सके, मतलब जो मेरीन इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर सके हम, पानी से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है उसको हम प्रमोट कर सके, और साथ ही साथ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जो है वो ज्यादा बना सके। और ये संपदा के नाम से स्टार्ट की गई थी। संपदा का मतलब ही ये है, इसका मतलब है स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो क्लस्टर्स। लेकिन जब इसको स्टार्ट किया गया था 2017 में, तो इसको संपदा के साथ जो है वो मर्ज कर दिया गया। आप कह सकते हो इसमें एक स्कीम और स्टार्ट कर दी गई थी 2017 के अंदर, और वो स्कीम कौन सी थी? प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना। मतलब इसका नाम जो है वो आप कह सकते हो चेंज कर दिया और बहुत सी स्कीम जो है वो संपदा के अंदर मर्ज कर दी गई। तो 2017 में संपदा स्कीम को स्टार्ट किया था ताकि एग्रो क्लस्टर जो है वो बना सकें। तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है सिर्फ स्लाइड से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया। हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि 9 महीने जो है वो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अब 9 महीने की जगह ये टाइम पीरियड 1 साल ही एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 9 महीने किया गया था, तो इसलिए याद रखना है 1 साल। और नाम आपको पता ही है, MR कुमार। MR कुमार जो है वो चेयरमैन है इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। अब इसका मतलब क्लियर है कि मार्च 2023 तक जो है वो ये रहेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है, ये इसलिए एक्सटेंशन हुई है क्योंकि IPO जो है वो लॉन्च होने वाला है। सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है पूरे इंडिया में किसी कंपनी का, और वो लाइफ इंश्योरेंस का कॉर्पोरेशन का IPO होगा। ये मार्च 2022 में लॉन्च करने की संभावना है, इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च करना है। और आप कह सकते हो कि एक जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका टाइम पीरियड भी एक्सटेंड हुआ है, राजकुमार जी का। 1 साल इनका भी टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है।
तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 2021 में 27 तरह की अलग अलग अमेंडमेंट्स की गई, जिसमें एक अमेंडमेंट ये बताती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईपीओ इशू करने के बाद 5 साल तक अपना शेयर जो है वो 75% तक रखेगी और 5 साल के बाद जो है वो 51% तक आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके आप कह सकते हो एलआईसी में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो सामने आएगी। तो देख सकते हो आप एमआर कुमार का चेहरा, जिनका टाइम पीरियड 1 साल बढ़ा दिया गया है। किसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, खास करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और ये बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी। याद रखना है आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन को सिर्फ स्लाइड से ही याद रखें। तो वो सक्सीड करेंगे केजेएस ढिल्लों को, जो कि इससे पहले जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल थे, और ये 31 जनवरी 2022 में सुपर एन्युएट हो गए थे, मतलब रिटायर हो गए थे। इसके बाद से ये पोजीशन जो है वो किसके पास जाएगी? अब जीएवी रेड्डी के पास। लेकिन केजेएस ढिल्लों जो है वो नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको रिसेंटली जो हमारा 73rd रिपब्लिक डे था उसके अंदर इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो दिया गया है, इसलिए इनका नाम जो है वो आपने थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो डायरेक्टर जनरल होता है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का, इसका मेन काम यही होता है कि एडवाइस करना होता है इंटेलिजेंस से रिलेटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को, और साथ में सीडीएस को, जो हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो 2002 में किया गया था। एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह ये काम करती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिफेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को इन्होंने प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप पहला नाम देख रहे हो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मगो। मनोज कुमार मगो को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है कमांडेंट नेशनल डिफेंस कॉलेज का। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि कहां पे स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। तरुण कुमार चावला का नाम देख रहे हो, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला, ये रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं आर्टिलरी के, याद रखना है आर्टिलरी के। और गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये दोस्तों गवर्नर बनाए गए हैं कौन सी स्टेट के? उत्तराखंड के। कल ही हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इनसैट जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है 4B उसका नाम है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है 11 मैन्यूवर्स के बाद स्पेस में। मतलब 11 मैन्यूवर्स का मतलब 11 तरीके से दोबारा जो है वो इसके ऊपर प्रेशर डाला गया और इसको पुश किया गया उस एरिया में लेके आने के लिए जहां पे हम वेस्ट मटेरियल रखते हैं स्पेस का, जिसको कहा जाता है डैब्रिज। डैब्रिज का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, जिसको अब यूज नहीं किया जाएगा स्पेस मटेरियल को, तो वहां पे रखा जाता है। तो इनसेट 4B जो है वो 12 मार्च 2007 को लॉन्च किया गया था, एक डायरेक्ट टू होम सर्विसेज और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और इसको जो है वो 11 अलग अलग रीऑर्बिटिंग करके जो है पुश करके सैटेलाइट को जो है वो उस एरिया के अंदर लेके आए जहां पे आप कह सकते हो कि डैब्रिज मिटिगेशन गाइडलाइंस के थ्रू जो है वहां पे रखा जाता है। और इनसेट 4B स्पेसक्राफ्ट जो है वो सेकंड ऐसा इनसेट 4 सीरीज का स्पेसक्राफ्ट है जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही जो है बनाया गया और उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। और जब इसको 11 अलग अलग तरीके से पुश करके जो है डी ऑर्बिट करके आप एक जगह पे लेके आए, तो वो जगह जो है वो जियो स्टेशनरी एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो 340 किलोमीटर और ऊपर है, जहां पे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो स्पेस की डैब्रिज जो है वो हमने अलग जगह पे रखनी होती है, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम यूज नहीं करते, ताकि हम एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। और याद रखना है ये इसरो ने किया है, और इसरो के जो नए चेयरमैन है वो एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गौतम अदानी जो है वो मुकेश अंबानी को ओवरटेक कर चुके हैं। एशियाज रिचेस्ट पर्सन जो है वो गौतम अदानी बन चुके हैं। ये हर रोज चेंज होने वाला डाटा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि आज जब हम इस न्यूज को कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे भी ये बदल चुका है, दोबारा से मुकेश अंबानी आ चुके हैं। लेकिन हाँ, ये कल का क्वेश्चन है तो हम इसको कवर कर रहे हैं। तो गौतम अदानी जो है वो ओवरटेक कर चुके हैं मुकेश अंबानी को, क्योंकि गौतम अदानी की जो टोटल संपत्ति है वो 87.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो है वो 88.5 बिलियन डॉलर हो चुकी है। तो इसका मतलब वो पहले स्थान पे आ चुके हैं। मुकेश अंबानी की जो है वो कम है, वो दूसरे स्थान पे हैं अगर आप देखोगे एशिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे इनका स्थान जो है वो 10th स्थान है, और 12 बिलियन डॉलर का जंप लिया है गौतम अदानी ने। और साथ ही याद रखोगे पूरे वर्ल्ड में एलन मस्क जो है वो टॉप पे हैं, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं, और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो है वो डेली रैंकिंग करता है वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल की। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अभी जब हम इस न्यूज को कर रहे हैं दोबारा से मुकेश अंबानी जो पहले नंबर पे आ गए, गौतम अदानी दूसरे पे पहुंच चुके हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया एक स्कीम को जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम,
उसको भी जो है वो और कितने टाइम पीरियड के लिए चलाया जाएगा। आज 2-3 स्कीम्स हम कर चुके हैं जिसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा के 5 साल जो है वो कर दिया गया है। मतलब अब जाके सारी की सारी स्कीम जो है वो मार्च 2026 तक खत्म होंगी या उसको आगे फिर फर्दर बढ़ाया जा सकता है। और आप देख सकते हो इस स्कीम का नाम क्या है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। इसका मतलब ही ये है कि हमने युवाओं के अंदर पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, लीडरशिप क्वालिटीज को पैदा करना है यूथ के अंदर, ताकि नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में वो हिस्सा ले सके अपनी मर्जी से, वॉलंटियरली। और इसके अंदर 15 से लेकर 29 साल के यूथ को कवर किया जाता है, क्योंकि नेशनल यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूथ की डेफिनेशन यही है जो 15 साल से 29 साल के बीच में आते हैं। तो अलग अलग कैंपेन्स में ये अपना हिस्सा लेते हैं, जैसे कि स्किलिंग एंड हेड होल्डिंग, आत्मनिर्भर भारत जैसे स्टार्टअप्स वगैरह। कोविड-19 से कॉम्बैट करने के लिए बहुत से युवाओं ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। मास अवेकनिंग, लोगों को जागरूक करने के कैंपेन्स में इन्होंने हिस्सा लिया। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में ये काम करते हैं ताकि आने वाले टाइम पीरियड पे हम प्रिपेयर रह सकें किसी भी डिजास्टर से रिलेटेड। और फिट इंडिया मूवमेंट तो आपको पता ही है, उसमें भी युवाओं का रोल जो है वो रहता है। तो इसीलिए इस स्कीम का नाम रखा गया राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का काम है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हमीरपुर है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है पिक्चर से। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी ने एक पावर हैकथन लॉन्च की है जिसका नाम है पावरथन 2022, जिसमें बहुत से जो कंपनीज हैं, बहुत से स्टार्टअप्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और पावर से रिलेटेड, खास करके पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या फिर आप कह सकते हो क्वालिटी या रिलायबल पावर सप्लाई से रिलेटेड जो है वो नए नए इनोवेशंस बताएंगे। तो मतलब आप कह सकते हो पावर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करने के लिए पावर हैकथन जो है वो लॉन्च की गई, कंपटीशन लॉन्च किया गया 7 फरवरी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। नाम याद रखना है, पावरथन 2022। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला था गौतम अदानी ओवरटेक कर चुके हैं मुकेश अंबानी को। इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि मुकेश अंबानी फिर से टॉप पे आ चुके हैं। आरबीआई एक्सटेंड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन कर्नाटका मिलात कोऑपरेटिव बैंक मई तक, और ये रिस्ट्रिक्शन मई तक बढ़ चुकी है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मिलत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कहां से बिलोंग करता है, कर्नाटका से। नेक्स्ट, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गया है, 6.57% पे आ चुका है। ये लोएस्ट है अगर आप मार्च 2021 से देखोगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो ये 6.50% था मार्च 2021 में, अब 6.57% है। इसके बाद ये बढ़ा ही है ज्यादा। और ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है CMIE की तरफ से, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इसको दिया गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन में ज्यादा है, अर्बन में ज्यादा है, लेबरर्स हैं, कुछ और हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो 8.16% है। लेकिन आपको पता है कि रूरल इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर ज्यादा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, 5.84% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन इसमें खास बात है कि सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है, तेलंगाना में दोस्तों। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सिर्फ 0.7% के आसपास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सेकंड नंबर पे गुजरात है 1.3%। लेकिन सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है, ये है हरियाणा में, ऑलमोस्ट 23% के आसपास जो है इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। राजस्थान दूसरे नंबर पे है। तो याद रखना है, सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेलंगाना, सबसे ज्यादा हरियाणा। कौन सी रिपोर्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बताया गया है। IIT मद्रास जो है वो वाटर क्राइसिस को खत्म करने के लिए एक्वा मैप सेंटर बना रही है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मनसुख मंडाविया जी ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया ताकि बच्चों को और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको अलग अलग तरह से हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकें, हम फिर से कवर कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंडिया का, वो और चलेगा, फिर से 5 साल तक बढ़ाया गया है, मार्च 2026 तक चलेगा। एक और स्कीम आ चुकी है, 1700 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लगाए जाएंगे। तो ये है इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि लेदर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके, लेदर सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके, ये बहुत जरूरी है। इसमें इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स है उसको खत्म किया जा सके या उसको दूर किया जा सके, इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें बढ़ाई जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, खास करके वुमेन की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा लोगों को, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत से इंस्टीट्यूशन अब इस फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री के अंदर खोले जा रहे हैं ताकि स्किल्स प्रोवाइड की जा सकें, और टोटल 1700 करोड़ रुपए जो इसमें दिए जाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, और पीयूष गोयल जी जो है वो यूनियन मिनिस्टर है, करंटली राज्यसभा के मेंबर है, कहां से, महाराष्ट्र से। इसी के साथ आते हैं 8 फरवरी 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था कि म्यूचुअल फंड जो है वो कहां पे रजिस्टर करवाने बहुत जरूरी है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको रजिस्ट्रेशन करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। और सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसका एक्ट जो है वो 1992 में बनाया गया। इसके हेड जो है वो अजय त्यागी हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। आरबीआई ने लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए, पैसे को कम करने के लिए मार्केट में कौन से सिस्टम को अपनाना होगा,
तो आप बताएंगे कौन सा सिस्टम अपनाएगा आरबीआई। ये दोनों के दोनों ए और बी ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। तो किससे जो है वो पैसा जो है वो मार्केट में कम होगा, अब्जॉर्ब किया जा सकता है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। लेकिन अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है वो आपको मैसेज जो है वो मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, लेकिन इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।